दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पुनः एक नए वीडियो सीरीज को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हमारा 8वां लेक्चर है। ठीक है, इस तरह की सीक्वेंस अगर आपको अच्छे लगते हैं, इस तरह की सीरीज अच्छी लगती है तो दोस्तों आप 8वीं सीरीज देख रहे हैं। इसके पहले 7 वीडियो आपको दिया जा चुका है जिसमें समीक्षा अधिकारी में जितने भी चैप्टर से सवाल आते हैं उन सभी चैप्टर पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। आज के जो सवाल होंगे दोस्तों ये प्री और मेंस परीक्षा पर आधारित होंगे जो खास करके 21 और 17 में हुआ था। साथ ही साथ दोस्तों आज हम लोग कवर करेंगे री एग्जाम हुआ था 2016 में, तो उस वाले पेपर को भी कवर किया जाएगा। देखा जाए कि वहां से कौन कौन से सवाल आपकी परीक्षा में पूछे गए थे और आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो पाई है। ये स्क्रीन पर दोस्तों जो किताब दिख रही है, अभी समीक्षा अधिकारी के लिए 2 किताबें हम लोगों ने लॉन्च किया है। आप चाहें तो इन किताबों को परचेज कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ध्यान देंगे स्टडी 91 के वेबसाइट से, एप्लीकेशन से हमारे ऑनलाइन कोर्स भी चल रहे हैं। आप चाहें तो इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अलग अलग परीक्षाओं के लिए, अलग अलग विषय के लिए कोर्सेज अवेलेबल है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट किया जाए आज की कहानी को। सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। और हम अपने सेशन में दोस्तों प्री और मेंस दोनों के सवालों को कवर करते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और आपको यह पता चल पाए कि समीक्षा अधिकारी के लिए एग्जैक्ट हमें क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री से दोस्तों मेंस 2017 में पूछा गया सवाल है। लिखा था कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना था। आपको पता होगा दोस्तों 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। उन 16 महाजनपदों की राजधानी से संबंधित ये सवाल है। तो लिख रहा अंग महादेश जो था दोस्तों या महाजनपद जो था उसकी राजधानी चंपा थी। कौशल की राजधानी अहिच्छन्न है। वत्स की कौशाम्बी है और मत्स्य का विराटनगर। ठीक है, तो ये आपको बताना दोस्तों कहां पर है। यहां पर जो ऑप्शन नंबर 2 दे रहा दोस्तों ये बिल्कुल गलत दे रहा है। ये कौशल की राजधानी दोस्तों अहिच्छन्न, ये गलत है। तो यहां पर आपको ध्यान देना दोस्तों कि कौशल की राजधानी कहां पर थी। तो कौशल की राजधानी थी दोस्तों श्रावस्ती, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, क्या नाम है? श्रावस्ती। श्रावस्ती दोस्तों वही जगह है जहां पर गौतम बुद्ध जी ने सबसे ज्यादा उपदेश दिया था। ठीक है, गौतम बुद्ध जी ने क्या किया था? सर्वाधिक उपदेश दिया था। सर्वाधिक उपदेश दिया था। इस सवाल को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा 16 महाजनपदों का उल्लेख दोस्तों कहां पर किया गया? तो इसका 2 जगह उल्लेख मिलता है। एक तो दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक है, बौद्ध से संबंधित पुस्तक है, नाम है अंगुत्तर निकाय। क्या नाम दोस्तों? अंगुत्तर निकाय। एक तो दोस्तों यहां से इसका वर्णन मिलता है 16 महाजनपदों का। दूसरा दोस्तों जैन धर्म की पुस्तक है जिसका नाम है भगवती सूत्र। क्या नाम है? भगवती सूत्र। यहां से भी दोस्तों इन 16 महाजनपदों के बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगला सवाल दे रहा है कि अंग की राजधानी कहां दोस्तों? तो जैसा कि अंग की राजधानी वहां बताया है चंपा। पुराने समय में दोस्तों कहा जाता था कि अंग महादेश का राजा कौन था? कर्ण। दुर्योधन ने कर्ण को राजा बनाया था अंग महादेश का। ठीक है, वत्स की राजधानी कहां दोस्तों? तो वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। वत्स दोस्तों किसे कहा जाता था? यह कहा जाता था प्रयागराज को। ठीक है, तो कौशाम्बी। और जो अहिच्छन्न राजधानी दे रहा दोस्तों ये कहां की राजधानी है? याद रखेगा ये पांचाल की राजधानी है। ठीक है, ये कहां से संबंधित है? पांचाल से। तो जो पूछा है कि पांचाल की राजधानी कहां पर है, तब आप क्या बताएंगे? अहिच्छन्न राजधानी। कहां पर है दोस्तों? अहिच्छन्न राजधानी है पांचाल की। इसे भी आप याद रखेंगे। तो आयोग के सवाल से सवाल कैसे बनते हैं यही मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इसको देखिए और समझिए। ऐसे ही दोस्तों पीछे 7 सीरीज दिया गया है। आज तो हमारा 8वां लेक्चर है। बने रहेंगे क्लास में तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और नहीं बने रहेंगे तो फिर कोई बात ही नहीं है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। मिडावल हिस्ट्री से दोस्तों सवाल है। लिख रहा है कि प्री परीक्षा 2021 में पूछा गया सवाल है। सवाल था कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना नियुक्त किया था? ठीक है, तो याद रखेगा उस सुल्तान का नाम बताना है जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष सेना तैयार किया था। ठीक है, तो क्या वह इल्तुतमिश ने किया था? नहीं। इल्तुतमिश को दोस्तों गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? गुलामों का गुलाम या गुलाम का गुलाम। ठीक है, गुलाम का गुलाम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह किसका गुलाम था? यह गुलाम था ऐबक का, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ठीक है, ऐबक का। और ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा गया। इसे भी याद रखेंगे। इसका शासन कब से कब तक रहा दोस्तों? तो 1210 से लेकर के 1226 तक दोस्तों यह क्या था दोस्तों? शासन पे बैठा है 36 तक। ठीक है, 1236 तक। ठीक है, उसके बाद 36 से 40 तक इसकी पुत्री रजिया सुल्तान का शासन रहा है। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद दोस्तों ये गलत ऑप्शन है। यहां पर बलबन भी गलत है। अलाउद्दीन खिलजी का नाम याद रखेगा। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था?
साम्राज्य की सुरक्षा के लिए एक विशेष सेना का दोस्तों गठन किया था, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही दोस्तों घोड़े दागने और सैनिक होलिया रखने की प्रथा का भी शुरुआत किया गया था। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? यह भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू किया था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का दोस्तों जो सेनापति था मलिक काफूर, क्या नाम था दोस्तों? मलिक काफूर। मलिक काफूर को क्या कहते थे? इसे हजार दिनारी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हजार दिनारी कहा जाता था। यह सवाल भी परीक्षा में आ सकता है और इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। आगे बढ़िए। सिजदा एवं पापोस प्रथा की शुरुआत किसने किया था? सिजदा और पापोस दोस्तों घुटने के बल बैठ करके जो नवाब होते थे उनको जो है सर झुका के उनको नमन करना होता था और उनके हाथों को चूमना होता था। इसी को सिजदा पापोस कहा जाता है। यह प्रथा दोस्तों बलबन ने शुरू किया था, ठीक है। किसने स्टार्ट किया था? बलबन ने शुरू किया था। बलबन किससे संबंधित था? बलबन गुलाम वंश से संबंधित है। जबकि अलाउद्दीन खिलजी किससे संबंधित है? यह जो है खिलजी वंश से संबंधित है। तो दिल्ली के तख्त पर दोस्तों 5 राजवंशों ने शासन किया है। सबसे पहले गुलाम वंश, बाद में खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश और उसके बाद लोदी वंश ने शासन किया है। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। अलाउद्दीन मसूद को हटाकर बलबन दोस्तों गद्दी पर बैठाया। किसको बैठाया? तो याद रखेगा नासिरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठाया। किसे? नासिरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठाया और अंत में बलबन जो है खुद ही जो है नवाब की गद्दी पर बैठ गया। जिस समय यह नवाब बनता दोस्तों, नवाब यानी बादशाह बनता है, उस समय दोस्तों इसकी उम्र 65 साल थी, ठीक है। तो बूढ़ा नवाब था एक तरह से, ठीक है, उसे भी याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, ये मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल दोस्तों और प्री परीक्षा 2021 में पूछा गया सवाल है। लिख रहा है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो याद रखिएगा, अभी पहले पढ़ लीजिए। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना। हिक्की ने बंगाल गजट का प्रकाशन कब किया? और सर विलियम जोन्स ने बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब किया? तो सबसे पहले दोस्तों क्या होगा, याद रखेंगे, इस बंगाल गजट का प्रकाशन किया गया है। कब किया गया था? 1780 ईस्वी में। तो हिक्की द्वारा बंगाल गजट कब शुरू किया गया? यह स्टार्ट किया गया था सन 1780 ईस्वी में। यहां पहले नंबर पे वाला ऑप्शन हो जाएगा। दूसरे नंबर पे बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था सर विलियम जोन्स ने। कब किया था दोस्तों? सन 1784 में किया था। तीसरे नंबर पे दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किया गया वर्ष 1905 ईस्वी में, ठीक है। और लाला हरदयाल जी ने जो गदर पार्टी बनाया था, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में, वो बना था दोस्तों 1913 ईस्वी में, ठीक है। इस प्रकार आपने सेट कर लिया, ठीक है। तो याद रखिएगा 80 यहां पे हो गया, 84 यहां पे हो जाएगा और 1905 यहां पर हो जाएगा, लाला हरदयाल 1913 यहां पर हो जाएगा, ठीक है। ये आपने सेट कर लिया। तो उत्तर क्या बनेगा दोस्तों? पहले बनेगा 3 4 2 1। 3 4 2 1 कहां पर है? 3 4 2 1, 3 4 2 1, ये ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा दोस्तों। 3 4 2 1 ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा और राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप देख रहे होंगे, कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि हमेशा इस तरह के कूट सेट करने के लिए देता है। तो ईयर जिन बच्चों को पता होगा वही कूट सेट कर सकते हैं। एक चीज यहां पे और याद रखेगा, यहां पे जो गोपाल कृष्ण गोखले का नाम दिया, गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं, राजनैतिक गुरु कहे जाते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? गोपाल कृष्ण गोखले जी की बात कर रहा हूं, ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? यमजी रानाडे थे, महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला सवाल भारत के भूगोल से संबंधित सवाल है। यह सवाल दोस्तों मेंस 2021 में पूछा गया सवाल है। लिख रहा खान मंत्रालय की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य भारत में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक हैं? तो बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादन में सबसे पहला स्थान जो है दोस्तों वो उड़ीसा राज्य का, ठीक है। तो याद रखेगा बॉक्साइट उत्पादन, अच्छा बॉक्साइट दोस्तों किसका अयस्क है? तो याद रखेगा एल्यूमिनियम का, ठीक है। एल्यूमिनियम से संबंधित है दोस्तों बॉक्साइट, तो इसको भी याद रखेगा। बहुत सारे बच्चे यही नहीं जानते। तो यहां उड़ीसा और गुजरात को याद रखेंगे। तो 1 और 4 आप याद रखेगा दोस्तों, उड़ीसा गुजरात, ठीक है। यहां आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ मत करेगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ बिल्कुल गलत जवाब हो जाएंगे। यहां बॉक्साइट उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में क्या हुआ दोस्तों? 2020-21 के अनुसार, ठीक है, पिछले वर्ष की तुलना में दोस्तों बॉक्साइट उत्पादन क्या हुआ है? घटा है, ठीक है। यानी जितना प्रोडक्शन होता था अब की बार दोस्तों उससे कम प्रोडक्शन हुआ है। और कितना? तो एक आंकड़ा आप यहां पे याद रखेगा 6.67%, ठीक है। कितना घटा है? तो ये, ठीक है। वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन कौन करता दोस्तों? तो सबसे ज्यादा लौह अयस्क का उत्पादन भी कौन करता दोस्तों? उड़ीसा ही करता है। कितना % दोस्तों पूरे भारत में जितना उत्पादन होता है, कुल उत्पादन
उत्पादन का 51%, ठीक है। कुल उत्पादन का कितना, तो याद रखेगा 51% लगभग कौन करता है, तो अकेले जो है ये उड़ीसा करता है। वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बॉक्साइट उत्पादन में प्रथम स्थान किसका दोस्तों, तो याद रखेगा पहला स्थान जो है उड़ीसा का है, दूसरा स्थान याद रखेगा गुजरात का है, तीसरा स्थान दोस्तों किसका है, यहां बता रहा हूं, ठीक है। तीसरा स्थान जो है ये झारखंड का है, ठीक है। तो याद रखेगा ये मैं बॉक्साइट उत्पादन की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा भारत में, तो उड़ीसा राज्य है। नंबर 2 पर गुजरात है, नंबर 3 पर दोस्तों कौन है, तो ये है झारखंड है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी से सवाल। वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्या सवाल आया था, ये देख लीजिए। मेंस परीक्षा 2021 का सवाल है कि अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही। विक्टोरिया झील, ठीक है, लिख रहा है यह झील 4 देशों से घिरी हुई है। जिस बच्चे को पता होगा इसके बारे में वही तो जवाब दे सकता है। यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है। तो याद रखें दोस्तों, जो विक्टोरिया झील है ये केवल और केवल भ्रंश घाटी में स्थित है, ये 4 देशों से नहीं घिरी हुई है। हाँ, ये 3 देशों की सीमा पर स्थित है, लेकिन 4 देशों से घिरी हुई का जो संबंध है दोस्तों ये गलत है। तो जो पॉइंट लिख रहा है दोस्तों विक्टोरिया झील, याद रखेंगे दोस्तों विक्टोरिया झील किस किस के सीमा पर स्थित है, तो आपने नाम सुना होगा केन्या का, आपने नाम सुना होगा दोस्तों तंजानिया का, केन्या तंजानिया, ठीक है। ये 3 देशों की सीमा पर है। और ये कौन सा है, युगांडा। कौन सा दोस्तों, युगांडा, ठीक है। ये 3 देशों की सीमा पर स्थित है, ठीक है। 3 देशों की सीमा पर स्थित है, इसको याद रखेगा। विक्टोरिया झील जो अफ्रीका में पाई जाती है। महान भ्रंश घाटी में स्थित झीलें हैं, तो भ्रंश घाटी में कौन कौन सी झीलें हैं, तो आज के बाद याद रखेगा दोस्तों, जैसे आज सवाल दे दिया विक्टोरिया झील के बारे में, ठीक है। तो याद रखेगा ये विक्टोरिया झील दोस्तों भ्रंश घाटी में स्थित झील का एक नाम है, ठीक है। इसी तरह से कभी परीक्षा में हो सकता है आपसे पूछ दे एडवर्ड झील। एडवर्ड झील भी कैसी दोस्तों, ये भी भ्रंश घाटी में स्थित झील है। अगला याद रखेगा रुकवा झील, ये भी कहां स्थित दोस्तों, ये भी भ्रंश घाटी में स्थित है। इसी तरह से चौथे नंबर पर लिखेगा एल्बर्ट झील, नहीं लिखा ना, एडवर्ड लिखा है, एल्बर्ट भी याद रखेगा, ठीक है। एल्बर्ट झील किस प्रकार की झील है दोस्तों, यह भी भ्रंश घाटी में स्थित झील है। इसी तरह से नासा झील कैसी झील है, नासा, ठीक है, नासा झील, ठीक है। यह भी दोस्तों भ्रंश घाटी में स्थित झील है। तो देखिए 3-4 नाम याद रखिए, जैसे क्या क्या, रुकवा झील, नासा झील, अल्बर्ट झील, एडवर्ड झील और कौन सा, विक्टोरिया झील। ये 4-5 ऐसी झीलें हैं जो भ्रंश घाटी में अवस्थित हैं, इसलिए ये सवाल आप जरूर याद रखिए। अगला सवाल देखिए, अफ्रीका की सबसे बड़ी कृत्रिम और भी मीठे पानी की झील कौन सी है। इसी तरह से सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो मीठे पानी में हमेशा याद रखिएगा एक झील है, उसका नाम है वोल्टा झील। कौन सी है दोस्तों, जैसे अपने यहां पर वूलर वगैरह है ना मीठे पानी की झील, वैसे यहां पर उल्टा झील है। ये कहां पर पड़ता है, तो देखिए अफ्रीका जो दोस्तों ये एक महाद्वीप है, एक कॉन्टिनेंट है, इसे अंध महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। यहां पर एक देश है दोस्तों घाना, ठीक है, ये घाना में पड़ता है। उसी तरह से जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये चाड देश में स्थित है। कहां पर है, चाड देश में। इसका नाम क्या है, इसका नाम उस देश के नाम पर ही है दोस्तों, चाड झील। क्या नाम है, चाड झील नाम है। और देश कौन सा दोस्तों, तो उस देश का नाम भी है चाड, ठीक है। तो अगर खारे पानी का पूछेगा तो चाड बताइएगा, अगर मीठे पानी का पूछेगा तो क्या बताएंगे दोस्तों, तब घाना बताएगा और तब उसका नाम बताएगा वोल्टा। क्या नाम दोस्तों, वोल्टा झील, इसको बताएगा। ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से सवाल हो गया। आगे देखिए जनसंख्या नगरीकरण से सवाल दे रहा है। मेंस परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है कि वर्तमान वृद्धि दर के अनुसार भारत की शहरी आबादी वर्ष 2030 तक कितना पहुंचने का अनुमान है। दोस्तों अभी तो आपने देखा कि लगभग 121 करोड़ दोस्तों आबादी पहुंच चुकी। कितना पहुंच चुकी दोस्तों, 121 करोड़ आबादी हो चुकी है। अब जो लिख रहा दोस्तों, अब कितना, अच्छा, ये तो 121 करोड़ हो चुका है और 121 करोड़ दोस्तों एक कुल आबादी है, ठीक है, कुल आबादी। अभी जो आपसे सवाल कर रहा है दोस्तों, ये सवाल केवल शहरी आबादी के बारे में पूछ रहा है, ये ग्रामीण आबादी के बारे में नहीं कर रहा है। तो शहरी आबादी 2030 तक कितना हो जाएगी, तो एक अनुमान दोस्तों कि हो जाएगा 575 मिलियन। 575 मिलियन का मतलब क्या दोस्तों, सीधा सीधा समझिएगा, एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, इतने करोड़ की बात कर रहा है, ठीक है। कितना करोड़ दोस्तों, तो 57.5 करोड़ जो जनता है दोस्तों, ये शहरी आबादी हो जाएगी 2030 तक, ठीक है। लेकिन अब भारत की लगभग कितनी जनसंख्या शहरों में निवास करती दोस्तों, तो अभी वर्तमान में दोस्तों केवल 377 मिलियन जनसंख्या जो है वो शहरों में निवास करती है, ठीक है। जो पुराना आंकड़ा है 2011 का आंकड़ा वो कह रहा है। और कुल परसेंटेज देखेंगे दोस्तों तो पूरी जनता का 31.8
30.6% ये अभी निवास करती है। ये आंकड़ा जो जारी किया गया 2030 को मान करके जारी किया गया। हम जो चीजें बता रहे हैं, ये जो आंकड़ा है दोस्तों, ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा दोस्तों वर्ष 2011 की जनगणना पर आधारित है। तो 11 और 30 में देखना कितने का अंतर है, लगभग 20 साल का अंतर है। इसीलिए अमाउंट 377 से बढ़ के कितना हो गया, 575 हो गया। अगर वर्तमान समय में भारत में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है, ऐसे शहर जहां पर 10 लाख की जनसंख्या है, ऐसे कुल 53 नगर है, कुल 53 सिटी ऐसे हो गए भारत में जहां पर 10 लाख से अधिक की आबादी निवास करती है। भारत में कितने मिलियन लोग दोस्तों प्रवासी हैं, प्रवासी मतलब जो भारत छोड़ के किसी और देश में चले गए हैं, तो उनका आंकड़ा दोस्तों 453 मिलियन लोग। कितना दोस्तों, 453 मिलियन लोग। ये बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, लगभग 45 करोड़ लोग दोस्तों ऐसे भारतीय हैं जो विदेशों में रहते हैं, जो विदेश में रहते हैं, अपने देश में नहीं रहते हैं, विदेशों में रहते हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, ठीक है। तो याद रखेगा 453 मिलियन अभी वर्तमान में प्रवासी हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। 45 करोड़ लोग, ठीक है। आगे बढ़िए। मेंस परीक्षा 2021 में सवाल आया दोस्तों, हमारा सब्जेक्ट है संविधान। राज्य व्यवस्था से कौन कौन से सवाल आए, जरा उन पर नजर डालते हैं। भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित के लिए प्राप्त है। किस लिए प्राप्त है दोस्तों, तो भारत में जो कानून निर्माण करती कौन करती है, भारतीय संसद करती है। ये किसके लिए कानून बनाती है, सर अपने देश के लिए कानून बनाती है, यानी भारत जो संघ के रूप में उसके लिए कानून बनाती है, भारत के जो प्रदेश राज्य हैं उनके लिए कानून बनाती है, लेकिन विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए तो बनाती नहीं। मान लीजिए भारत का कोई नागरिक कतर में रह रहा है, कोई नागरिक इजराइल में रह रहा है, कोई नागरिक किसी और देश में रह रहा है, क्या हमारे देश की संसद उसके लिए कानून बनाती? नहीं। हमारे देश की संसद हमारे देश की सीमा के भीतर रहने वाले या फिर जिनको भारतीय नागरिकता प्राप्त है उनके लिए कानून बनाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों गलत हो जाएगा। यहां पर सही होगा दोस्तों केवल 1 और 2, ठीक है। 1 और 2 याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। करा देश में कानून बनाने संशोधन करने का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा किसे दिया गया दोस्तों, तो बहुत आसान सा सवाल है, याद रखेंगे। ये दोस्तों पावर किसे दिया गया है, संसद को दिया गया है। संघ सूची एवं अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे है दोस्तों, तो संसद को है। देखिए अगर हम सूचियों की बात करें, अगर हम सूची की बात करें तो सूचियों के बारे में दोस्तों कहां बताया गया, 7वीं अनुसूची में बताया गया है। 7वीं अनुसूची में कुल 3 प्रकार की सूचियां बताई गई हैं। पहला दोस्तों संघ सूची, दूसरा दोस्तों राज्य सूची और तीसरा दोस्तों समवर्ती सूची, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। संघ सूची पर कानून बनाने का काम संघ का होता है, राज्य सूची पर कानून बनाने का काम राज्य सरकार का है और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का काम संघ और राज्य दोनों का है, ठीक है। यह भी पॉइंट याद रखेगा। नए राज्यों की स्थापना करने की विधायी शक्ति दोस्तों किसे प्राप्त है, तो नए राज्यों की स्थापना दोस्तों कौन कर सकता है, संसद कर सकती है। हां यह अलग बात है दोस्तों, उसके लिए उनको पूछना पड़ेगा, ठीक है भाई। नए राज्य तो कहीं अलग से बन नहीं जाएंगे, किसी अन्य राज्य को काट करके उनके जिलों को तब नया राज्य बनाया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जो संबंधित राज्य हैं वहां से भी दोस्तों कुछ प्रावधान है, लेकिन फिलहाल आपका उत्तर क्या हो जाएगा, संसद हो जाएगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। ये हमारे संविधान से पूछा गया सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों फिजिक्स से आया हुआ है, भौतिक रसायन मैंने एक साथ रखा है, जीव विज्ञान से अलग से सवाल है, ठीक है। तो प्री परीक्षा 2021 का सवाल है कि दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने से अधिक रोशनी मिलेगी। अगर आप बल्ब को जोड़ रहे हैं दोस्तों घर में अपने, तो किस प्रकार से जोड़ना होगा। लेकिन आप दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं, नहीं, बल्ब हमेशा दोस्तों समांतर क्रम में जुड़ना चाहिए। किसे, दोनों समांतर क्रम में जोड़ेंगे तब जाके सही होगा। तो यहां पे याद रखेंगे एक में अधिक, दो में अधिक, याद रखेगा दोस्तों 2 में, ठीक है। तो यहां पे याद रखेंगे दोस्तों एक वाला गलत हो जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहां पे सही हो जाएगा। देखिए बल्ब को हमेशा समांतर श्रेणी में जोड़ा जाता है, ये आप याद रखेंगे। लिख रहा बल्ब का जो तंतु होता है दोस्तों किसका बना होता है, तो बल्ब के अंदर का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। किसका होता है, टंगस्टन का। इसी कारण वो गलता नहीं, इतना ज्यादा टेंपरेचर होने के बावजूद भी गलता नहीं है। लिख रहा घरेलू विद्युत तार मूलतः होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, मूलतः याद रखेगा ये जितने भी घर में कनेक्शन होते हैं ये सब दोस्तों समांतर श्रेणी में ही लगे होते हैं, ठीक है। किसमें लगे होते हैं दोस्तों, ये समांतर श्रेणी में लगे होते हैं, ठीक है। करा जलते हुए विद्युत बल्ब का तापमान सामान्यतः कितना होता है, तो बहुत ज्यादा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस से लेकर के, ठीक है, 2500 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। कितना दोस्तों, एक सेकेंड, 2000 डिग्री सेल्सियस से लेकर के
2000 डिग्री सेल्सियस से लेकर के यह 2500 डिग्री सेल्सियस तक एक जलते हुए बल्ब का तापमान होता है। यह भी आप याद रखेंगे, बढ़िया सवाल है, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है। ये सब सवाल देखिए आपके समीक्षा अधिकारी परीक्षा में पूछा गया सवाल है। जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि हमारी परीक्षा में क्या क्या आता है, आप कैसे पता कर पाएंगे कि आपको कितना बेहतर स्टडी करना चाहिए। स्टडी 91 के साथ जुड़ने में यही फायदा है कि हम लोग हर सब्जेक्ट को डेली पढ़ते हैं। कोई एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको हम लोगों ने नहीं पढ़ा। भले आज हमारी 8वें दिन की क्लास है, लेकिन 8 दिन में हमने सारे सब्जेक्ट को पढ़ा। टोटल 15 सब्जेक्ट हमने चूज किया है, उस 15 सब्जेक्ट से हम बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। मेंस परीक्षा 2021 में पूछा गया सवाल है बायोलॉजी का है कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है दोस्तों क्या होता है, हमारे बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है क्या होता है। यह भी अलग से सवाल नहीं, देखिए आपके परीक्षा का सवाल है। अगर आप सोचते हैं सर बेकार सवाल है, नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि आयोग द्वारा पूछा गया सवाल है, तो आप इस सवाल का स्टैंडर्ड समझिए, ठीक है। ये दोस्तों क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, तो कोलेस्ट्रॉल दोस्तों स्टेरॉइड होता है। ऐसे अक्सर करके परीक्षा में सवाल देता है कि जो शरीर में ब्लड यानी रक्त होता है दोस्तों, ये रक्त क्या होता है, तो रक्त हमेशा क्या होता है, उसको कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, रक्त को कोलाइड कहते हैं, ठीक है। ये भी याद रखेगा। उसी तरह से आज कोलेस्ट्रॉल पूछ लिया, तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है दोस्तों, स्टेरॉइड होता है। ये भी याद रखेंगे। करेक्ट। कपास के बीज में कौन सा विटामिन पाया जाता है, ठीक है। थोड़ा लीक से हटकर मैंने पूछ दिया सवाल, ठीक है। कपास के बीज में कौन सा विटामिन पाया जाता है, ठीक है। या फिर आप यहां कह सकते हैं कपास के साथ साथ क्या कह सकते हैं, अंकुरित गेहूं में, अंकुरित कोई भी चीज हो, जैसे अंकुरित गेहूं ले लीजिए, अंकुरित चने में ले लीजिए, इन सब में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो याद रखेगा यहां पर पाया जाता है विटामिन ई। क्या पाया जाता है दोस्तों, विटामिन ई, ठीक है। और याद रखेगा विटामिन ई की कमी से बांझपन नामक रोग होता है। अगर इसकी कमी से रोग पूछा जाए तो कौन सा रोग होता है दोस्तों, महिलाओं में जो बांझपन रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन के भी बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विटामिन के, ठीक है। विटामिन के का काम क्या होता है दोस्तों, यह रक्त का थक्का बनाता है, ठीक है। रक्त को थक्का बनाने में दोस्तों मदद करता है, ठीक है। रक्त को थक्का बनाने में कब, जब ये रक्त शरीर से बाहर होगा तब। जब ये रक्त शरीर में होता दोस्तों, तब रक्त दोस्तों हमेशा लिक्विड में होना चाहिए, ठीक है, द्रव अवस्था में होना चाहिए। और इसके लिए कौन सा प्रोटीन जिम्मेदार होता है, तो यहां पर एक प्रोटीन होता है दोस्तों जिसको कहते हैं हिपेरिन। क्या कहते हैं, हिपेरिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो शरीर के अंदर ब्लड को लिक्विड अवस्था में रखता है। शरीर से रक्त को बाहर निकलते उसे थक्का बना देता है विटामिन के। ये दोनों बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, लिख रहा किस पदार्थ की उपस्थिति से अभिक्रिया की गति क्या हो जाती, बढ़ जाती है, उसको कहते हैं उत्प्रेरक। क्या कहते हैं दोस्तों, उत्प्रेरक। जैसे किसी भी प्रकार का उत्प्रेरक शरीर में अंदर जाते हमें एनर्जी हो जाता है, ठीक है, हमें नहीं, आप लोग हो सकता है, तो याद रखेंगे उसे कहते हैं उत्प्रेरक। आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, कीड़े मकोड़े से होने वाले दुष्प्रभावों को कम करने, मारने या उनसे बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसको कीटनाशक का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, कीड़ा मारना है तो कीटनाशक का उपयोग करिए। ये मैं अलग से सवाल नहीं दे रहा हूं, ये एक्चुअली में चारों पॉइंट आपके यहां लिखे थे पॉइंट, तो मैंने कहा एक एक सवाल यहीं से बना दिया जाता है, ठीक है। तो हर बार देखिए एक नए सवाल बने हैं, लेकिन कोशिश मेरी है कि वो सवाल कहां से, या तो ऑप्शन से बन जाए या तो प्रश्न से रिलेट करके बन जाए, ठीक है। इस तरह से होते हैं। आगे बढ़िए। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से मैंने कहा ना कि आपकी परीक्षा के लिए हमने 2 किताब तैयार किया है, ठीक है। तीसरी किताब पे भी काम चल रहा है दोस्तों, तो आप जल्दी से इस किताब को ले लीजिए अगर आप इस किताब की क्वालिटी देखना चाह रहे हैं। अच्छा ये बताइए मुझे, नितिन सर की क्लास में आने के बाद क्वालिटी नजर आई कि नहीं, तो सिंपल सी बात है, जब क्लास में क्वालिटी नजर आ रही है तो किताबों में कैसे क्वालिटी नहीं रहेगी, ठीक है। आप ऑर्डर कर लो। आप जैसे कितने बच्चे पहले ही ऑर्डर कर चुके हैं, तो जितना ज्यादा लेट करेंगे उतनी ज्यादा समस्या होगी। दिक्कत हो रहा है ऑर्डर करने में, तो मोबाइल नंबर एक सेव कर लो, व्हाट्सएप नंबर, डायरेक्ट इस पे बता दो, सीधे आपको हमारी टीम कनेक्ट कर लेगी कि आपको कौन सा किताब चाहिए, ठीक है। तो बाकी आ जाइए, ले लीजिए। 48 आवर्स में दोस्तों डिलीवरी दिया जाए, इससे ज्यादा क्या चाहिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। देखिए प्री परीक्षा 2021 में पूछा गया सवाल है, इकोनॉमिक्स का सवाल है। एक तरफ दिया पंचवर्षीय योजना, दूसरा तरफ दे रहा मॉडल कि कौन सी पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित थी। तो पहले पता होना चाहिए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना दोस्तों कब चली है। प्रथम पंचवर्षीय योजना दोस्तों ये चली है 1951 से लेकर 56 तक। और ये पंचवर्षीय योजना किस पर थी, तो याद रखेगा हेराल्ड डोमर मॉडल है। कौन सा दोस्तों, हेराल्ड डोमर मॉडल, ठीक है। तो यहां पर याद रखेंगे दोस्तों, हेराल्ड वैसे कहते हैं,
हैरोल्ड डोमर मॉडल, ठीक है, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर दोस्तों आधारित था। इसी तरह से द्वितीय पंचवर्षीय योजना याद रखेगा पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, ठीक है। तो इनका नाम क्या दोस्तों, पीसी महालनोबिस, ठीक है, नोबिस मॉडल पर यह योजना आधारित थी। देखिए 51 से 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली है, 56 से 61 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना चली है, 61 से 66 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना चली है। इसी दौरान दोस्तों हरित क्रांति भी आया था, ठीक है। इसी दौरान क्या सुनने में आया था, हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, ठीक है। हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं दोस्तों, तो इसके जनक कहे जाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। एम.एस. स्वामीनाथन को दोस्तों इसका जनक कहा जाता है। वर्ल्ड वाइड दोस्तों इसके जनक कौन कहे जाते हैं, तो याद रखेगा नॉर्मन बोरलॉग। कौन है दोस्तों, नॉर्मन बोरलॉग की बात होती है। खैर अपने टॉपिक पर आते हैं। तो तृतीय वाला 61 से 66 तक चला था और चक्रवर्ती साहब यहां पे याद रखेंगे। तृतीय में कौन हो जाएगा, एस चक्रवर्ती मॉडल। तो यहां पे क्या आ जाएगा दोस्तों, एस चक्रवर्ती मॉडल पर यह योजना आधारित थी। उसके बाद 66 के बाद देखेंगे तो 3 साल के लिए अनवरत योजनाएं चलाई गई थी। पूछता है सवाल परीक्षा में कि अनवरत योजना कब चली थी, ठीक है। अनवरत योजना, ये अनवरत योजनाएं दोस्तों याद रखेगा इस समय योजना अवकाश कहा जाता है, योजना अवकाश कहा जाता है, ठीक है। इस समय योजना अवकाश कहा जाता है, ठीक है। योजना अवकाश के कारण एक वर्षीय योजनाएं चली थी। कितनी, एक वर्षीय योजना ही चली थी। तो याद रखेगा यहां 66 के बाद 67, 68, 69 ये 3 साल याद रखेगा, 67, 68 और 69, ठीक है। ये अनवरत योजना का समय है, इसलिए छुट्टी वाला पीरियड है। फिर आप पढ़ रहे हैं दोस्तों 69 से लेकर 74 तक कौन आ जाएगा, तो अशोक रुद्र मॉडल है। तो यहां पर ये 3 नंबर सेट कर लीजिएगा, यहां पर हो जाएगा अशोक रुद्र मॉडल, ठीक है। अशोक रुद्र मॉडल हो जाएगा। तो हर योजना दोस्तों किसी न किसी व्यक्ति विशेष ने एक विशेष रूप से तैयार किया था, इसलिए उसे उस व्यक्ति के नाम पे एक मॉडल दिया गया है। तो आप याद रखेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 4 1 3 2 4 1 3 दोस्तों, 2 4 1 3 यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। ऐसी चीजों को पढ़ना और समझना है, ठीक है। जो चीजें आप नहीं छोड़ते, जैसे आपने छोड़ दिया इकोनॉमिक्स का सवाल, कैसे समीक्षा अधिकारी में ज्यादा नंबर आएंगे बताइए, क्योंकि जो आपके कॉम्पिटिटर है वो तो सारा चीजें पढ़ रहे हैं, आपको छोड़ना नहीं है। आप देखिए जो विषय पढ़ते हैं उसको मैंने आधे पे रखा है। आप जो विषय, जैसे मान लीजिए मैं अगर आज की क्लास में मैं ज्यादा नहीं, आपको विश्वास नहीं होगा, 15 सवाल डिस्कस कर रहा हूं, या आपको लग रहा है इतने ज्यादा सवाल है, भाई हर जगह 5-5 सवाल हो जाएगा तो 15 75 सवाल हो गया। ये हो गया आज की क्लास में 70-75 सवाल हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट देखेंगे तो आयोग वाले हमसे 15 सवाल दिए हैं। तो 15 सवाल में से लगभग 7-8 सवाल आपने पहले पढ़ा, तो वो 8 सवाल आप बार बार, वो विषय भी आप बार बार पढ़े, एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न, पॉलिटी, ये सब विषय आप बार बार पढ़ते रहते हैं। जो बाकी के 7 सब्जेक्ट हैं आप जल्दी नहीं पढ़ते हैं। जैसे जो मेरे ये ऐड लगाना, इस ऐड के बाद जो मैंने रखा है वो जल्दी आप नहीं पढ़ते। जैसे आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स से सवाल है। जैसे दोस्तों आप इन्वायरमेंट के सवाल नहीं देखते, ठीक है, तो इन्वायरमेंट से सवाल आ गया। याद रखेंगे दोस्तों, प्री परीक्षा 2021 में पूछा गया सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना था। आपको खाली इतना बताना था कि कौन सा अधिनियम कब आया, ठीक है। आइए देखते हैं यहां पर पहला अधिनियम दिया दोस्तों, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम। यह अधिनियम कब आया था दोस्तों, तो जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम सबसे पहले आया था 1974 ईस्वी में। वन संरक्षण कब आया था, तो पहले वन का संरक्षण करेंगे बाद में वायु की बात करेंगे। तो वन आया था दोस्तों संरक्षण अधिनियम 1980 में, और उसके बाद हवा चलेगी, भाई पेड़ पौधे लगेंगे तभी तो हवा चलेगी, इसी तरह से याद रखिएगा। तो 1980 और 1981 हो जाएगा। और पर्यावरण संरक्षण सबसे लास्ट में आया था, यह आया था दोस्तों 1986 में। तो केवल यहां पे क्या करना था, केवल मैच करना है, ठीक है। आइए पहले यहां से करिए, जल प्रदूषण कहां हो जाएगा दोस्तों, ये तो 1974 में आया था, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण ये 86 में आया था। वायु, पहले हम क्या करेंगे, वायु की बात, पहले वन लगाएंगे बाद में वायु की बात करेंगे, तो वायु यहां हो जाएगा। ये तो सब मैच है पहले से, तो 1 2 3 4 कर लीजिए, यहां पर 1 2 3 4 कर लीजिए, पहले से मैच है कि नहीं। तो इस तरह से दोस्तों क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर जो आप छोड़ देते हैं वो है दोस्तों एग्रीकल्चर का सवाल, ठीक है। ये भी आप जल्दी नहीं पढ़ते हैं। अब एग्रीकल्चर से क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्या दोस्तों, शाकनाशी है। लिख रहा है क्लोरपाइरिफॉस है, या कार्बोंडाजिम है, या क्विनोलाफास है, या ब्यूटाक्लोर है। कौन सा शाकनाशी है। शाकनाशी देखिए खेतों में बहुत सारे खरपतवार उग जाते हैं, उनको समाप्त करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर ब्यूटाक्लोर याद रखेगा, ठीक है। आगे देखिए, कर फसल में लगने वाले विभिन्न प्रकार के कीटों को नियंत्रित किया जाता है। किससे नियंत्रित किया जाता है दोस्तों, तो याद रखेगा ये जो है ना, ये जो क्लोरपाइरिफॉस है,
पायरीफास जो है दोस्तों, इससे दोस्तों कीटों का नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, किसका? कीटों का नियंत्रण किया जाता है, हमेशा याद रखेगा। फसलों को फंगस के प्रभाव से अगर बचाना है तब किसका प्रयोग किया जाता है? तब प्रयोग किया जाता है दोस्तों कार्बोंडाजिम का। ठीक है, तब इसका प्रयोग किया जाता है। और क्विनोफास का छिड़काव करना है तो दोस्तों ये किसके लिए किया जाता है? ये शाकनाशी के लिए किया जाता है। किसके लिए? शाकनाशी के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे तथ्य दोस्तों आपको याद रखना है, तब जाके आपकी तैयारी बढ़िया हो पाएगी और आप देख पाएंगे कि एक एक सब्जेक्ट से जो जो सवाल आ रहे हैं हम उन सारे सवालों को कैसे सही कर सकते हैं। एक और विषय लीजिए, साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक से दोस्तों यहां पर प्री 2016 में पूछा गया सवाल है कि जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है। जेनेटिक उद्योग में कौन सम्मिलित है दोस्तों? मछली पकड़ना, शिकार करना, खनन या कृषि? तो कृषि है। कृषि में दोस्तों आपने सुना होगा जैसे बीटी कपास वगैरह का नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं? बीटी कपास वगैरह का नाम सुना है। यहां पर भी दोस्तों एक तरह से दोस्तों दो अलग अलग जो है वैरायटी की चीजों को मिला करके क्या किया जाता है? संकर करा करके एक नए वैरायटी को तैयार किया जाता है। यही तो जेनेटिक है, यानी जीनों के साथ छेड़छाड़ कर दीजिए, जेनेटिक हो गया। कर लाभ कमाने के उद्देश्य से जानवरों और पौधों के प्रजनन या गुणन का कार्य किया जाता है, उसी को क्या कहां पर किया जाता है दोस्तों? यह आनुवांशिक उद्योग में किया जाता है, आनुवांशिक उद्योग में, और इसी को क्या कहते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। ठीक है, आगे आधुनिक आनुवंशिकी के जनक कौन कहे जाते हैं दोस्तों? तो इनका नाम है ग्रेगर जान मंडल। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं। ठीक है, ग्रेगर जान मंडल याद रखेगा, ये आधुनिक आनुवंशिकी के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, जिन्होंने मटर वगैरह का प्रयोग किया था। आनुवंशिकता की भौतिक और कार्यात्मक इकाई क्या है? भौतिक और कार्यात्मक इकाई जीन को माना जाता है। किसे माना जाता है दोस्तों? जीन। किसे माना जाता है? जीन को माना जाता है। तो ये सवाल भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़े दोस्तों, अगला सवाल यूपी स्पेशल का सवाल है। यूपी स्पेशल का यह सवाल दोस्तों मेंस परीक्षा 2021 में पूछा गया है। लिख रहा उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? याद रखेगा, कृषक समृद्धि आयोग के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अब जो भी व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा वही दोस्तों यहां पे होते हैं। तो याद रखेंगे ये आयोग कब बना दोस्तों? कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना वर्ष 2017 में किया गया। सवाल लिख रहा है कि कृषक समृद्धि आयोग ने किसानों की आय दुगुनी करने का जो लक्ष्य रखा है वो कब रखा दोस्तों? तो 2022 तक रखा था कि 2022 तक हम किसानों का आय क्या कर देंगे? दोगुनी कर देंगे। ठीक है, कृषि समृद्धि आयोग का नेतृत्व कौन करता है दोस्तों? तो हमेशा याद रखेगा मुख्यमंत्री के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। ठीक है, प्लस दोस्तों इसमें नीति आयोग के मेंबर वगैरह होते हैं और मुख्यमंत्री जी जिसको चाहे उसको विधि जो उस विषय का विशेषज्ञ होगा, विधि नहीं, ठीक है, उसको भी यहां रखा जाता है। उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद, जिसको हम कहते हैं दोस्तों वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है, ओडीओपी कहा जाता है दोस्तों। इस ओडीओपी का भी ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो याद रखेगा हाल ही में कंगना रनौत को बनाया गया। किसे बनाया गया? कंगना रनौत को अभी हाल ही में ओडीओपी का क्या बनाया गया? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो ये सवाल भी याद रखें। अब उत्तर प्रदेश में इसी तरह से वन डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट की तरह से दोस्तों वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट को लाया जा रहा है। ठीक है, कि हर ब्लॉक में क्या क्या फेमस है, इसी तरह स्पोर्ट्स को लाया जा रहा है। इस तरह से कई सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, तो उन चीजों को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। यहां देखिए प्री 2021 में पूछा गया सवाल है, ये विविध से पूछा गया सवाल है। लिख रहा है निम्न में से कौन सी योजना है कौशल विकास से संबंधित योजना है? कौन सी है ये पूछा, कौन सी नहीं, ठीक है, कौन सी है? तो याद रखेगा ये श्रेयस योजना भी संबंधित है, संकल्प योजना भी संबंधित है। बचता है दोस्तों इस स्ट्राइड और स्ट्राइव, ये क्योंकि एक जैसे हैं इसलिए बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा दोस्तों, जो स्ट्राइड है ये यूजीसी से संबंधित है, इसमें कौशल विकास का कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पर करेगा 2, 3 और 4, ये आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, मैंने क्या कहा आपसे, ये जो स्ट्राइड है दोस्तों ये किसके द्वारा चलाई जा रही है? ये यूजीसी के द्वारा चलाया जा रहा है, विद्यार्थियों के अंदर अनुसंधान की भावना जगाने के लिए। ठीक है, विद्यार्थियों में शोध को बढ़ाने के लिए, अनुसंधान को बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है दोस्तों? यूजीसी द्वारा इस स्ट्राइड योजना को शुरू किया गया। जबकि बाकी की जो 3 योजनाएं हैं ये कौशल विकास से संबंधित योजना है। लिख रहा है स्ट्राइव, यहां पर वह है स्ट्राइव योजना भारत सरकार किसके सहयोग से संचालित कर रहा है? तो यहां पर याद रखेगा वर्ल्ड बैंक लगा हुआ। ठीक है, विश्व बैंक के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। एक बात जानते हैं, जब आप कभी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे वर्ल्ड बैंक को किस नाम से जाना जाता है? आईबीआरडी के नाम से जाना जाता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये इसका नाम है दोस्तों, याद रखेंगे। संकल्प और श्रेयस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखेगा ये कौशल विकास से संबंधित योजना है। किससे? यह कौशल विकास से संबंधित योजनाएं हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, ऐसे ही शानदार सवाल दोस्तों पूछे जाते हैं। अब अगर आपकी तैयारी इसके निचले लेवल की है, अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें अब लग गया होगा कि नितिन सर आप सही कर रहे हैं,
बिना प्रीवियस ईयर पेपर देखे ना समीक्षा अधिकारी की तैयारी हो ही नहीं सकती है। कोर्स बेचने के नाम पे चाहे जितने भी लोग कोर्स बेच लें, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हकीकत है वो तो हमें स्टडी 91 पर मिलता है। वो स्टडी 91 की किताबों में भी मिलेगा हकीकत। आप जुड़िए तो सही भाई, हम तो लगे उसी दिशा में मेहनत करने के लिए। भाई एग्जामिनर क्या क्या सोच सकता है, भाई कितना मेहनत कर रहे हैं सोचिए ना। ये सारी चीजें बता के कहीं ना कहीं एक फैक्ट ही क्रिएट कर रहे हैं। मैं यहां अगर डिस्क्रिप्शन देता उससे अच्छा मैं यहां क्वेश्चन क्रिएट कर ले रहा हूं, ताकि आपको ध्यान लगे कि नहीं भाई आज ये सवाल पूछा, कल ये भी पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता था ना कि बताइए कौशल योजना में जो स्ट्राइव योजना है ये किसके सहयोग से चल रहा है, केंद्र सरकार के सहयोग से चल रहा है या फिर वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चल रहा है या फिर नीति आयोग के सहयोग से चल रहा है, ऐसे दे सकता था। या फिर यही पूछ देता कि स्ट्राइव योजना ये किससे संबंधित योजना है। ठीक है, अब जिसे नहीं पता होगा कौशल विकास की योजना, वो कैसे बताएगा कि हाँ सब कौशल विकास को प्रमोट करने के लिए सारी योजनाएं लाई गई, चाहे स्ट्राइव की बात करें, चाहे श्रेयस की बात करें, चाहे संकल्प की बात करें, तो कैसे पता चलेगा। इस तरह से दोस्तों जब मेहनत किया जाएगा तब काम होता है। तभी मैं कह रहा हूं दोस्तों आप एक मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, इन किताबों को लीजिए। बाकी ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो साथ दीजिए और अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर बनाइए, बस यही कहना चाहता हूं। ठीक है, चलिए आज का सेशन दोस्तों ही समाप्त होता हूं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं ये उन्हीं के दोस्तों हैंड रिटन नोट्स हैं। इन्हें आप परचेज करेंगे तो खुद से प्रिंट आउट कराना होगा, किताब परचेज करेंगे तो बाई पोस्ट किताब आपके घर जाती है। ठीक है, तो ऑर्डर कर ही लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अगर आपको लगे कि नितिन सर वाकई मेहनत कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके पुराने वीडियो को भी जरूर से देखिए और साथ ही साथ इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, शेयर भी कीजिएगा। आपसे विनम्र निवेदन है, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।